वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी अपनी। इस टाइम पर देखिए सभी लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं एग्जाम्स के, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होता है और रिविजन भी कर लिया होता है। सिर्फ अब उनको थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, एक आधी बार और रिविजन करना है, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्दी से जल्दी उनका कोई रिविजन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस तो शायद सारा कंप्लीट कर लिया होगा, बस उनका रिविजन रह रहा होगा, तो भी उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद से अभी तक मैथ्स की बुक उठाकर भी नहीं देखी होगी, और इस लास्ट मंथ में जब सोच रहे होंगे कि हम पूरा जी जान लगा देंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 1 महीना बचा हुआ है। कोई भी घबराओ मत कि 1 महीना रह गया, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने में बहुत अच्छे से फिर सिलेबस तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कहीं से भी कुछ भी बुक नहीं खोल कर देख लिया। तो आज से मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे मैथ्स के, और उसमें उस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर 1 से लेकर पूरी बुक कंप्लीट कराएंगे। और वीडियो भी ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं लाऊंगी मैं, क्योंकि एंड टाइम पे हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करने की सोचते हैं। उसमें आपके बेसिक्स भी हो जाएगा, बेसिक्स के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और उसमें PYQs भी लगवा दूंगी। और अगर लगेगा तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे जिसमें आपका अच्छे से और रिविजन हो जाएगा थोड़ा अच्छे करके। तो आज की जो हमारी पहली वीडियो है उसमें हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो हम इस वीडियो में सिर्फ वो चीजें नहीं पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर आ जाए इसमें, और मैक्सिमम ध्यान हम अपना उन चीजों पर देंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी। वैसे यूपी बोर्ड बहुत बार पैटर्न उनका सेम ही रहता है, हमेशा क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं, आपको पता होगा। तो हम ट्राई करेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं अपना, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। चैप्टर को में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपने शायद पहले पढ़ रखी होंगी, मतलब बहुत बेसिक है तो आपको पता होगा पहले से, बस फिर एक बार मैं स्टार्ट में कर देती हूँ ताकि आगे चैप्टर में आपको थोड़ी दिक्कत ना हो कि ये क्या लिख दिया या ये क्या बोल दिया। तो प्राप्त संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर्स, जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। वन काउंटिंग में 1 से लेकर इंफिनिट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आते हैं। आपको मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी है क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन कभी पूछेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा बेसिक है, इसमें से इतना बेसिक आता नहीं कभी भी एग्जाम में, फिर मैंने एक बार बता दिया है ताकि अगर मैं किसी में से किसी वर्ड का यूज करती हूँ आगे चैप्टर में, आपको पता हो कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। पूर्ण संख्या यानी कि अगर आप काउंटिंग 1 से ना स्टार्ट कर 0 से स्टार्ट करो, यानी उन डिजिट्स में अगर 0 भी इंक्लूड है तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर हम काउंटिंग नेगेटिव, ये सारी जो है आपने जीरो, ये अगर मैं पॉजिटिव की बात कर ली, अब 0 जो है वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो इसमें हमने 0 भी इंक्लूड कर लिया, सारी पॉजिटिव डिजिट्स ले ली, तो ये हो गया पूर्ण संख्या है। अगर हमने नेगेटिव भी ले ली, 0 भी ले लिया और पॉजिटिव डिजिट भी ले ली, तो कहलाएंगे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चौथा आता है हमारा परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर। तो वे नंबर जिनको तुम PYQ के रूप में लिख सकते हो, यानी कि अपॉन में करके लिख सकते हो, PYQ के रूप में लिख सकते हो, जहां P भी तुम्हारा एक इंटीजर होना चाहिए यानी कि इनमें से होना चाहिए, और Q भी तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए यानी कि इनमें से होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास P और Q दोनों ये हैं और तुम उनको अपॉन में लिख पा रहे हो तो वो तुम्हारा रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो तुम्हारा इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसको इतना डीपली मत जाओ क्योंकि इतना डीपली तो कभी नहीं, मतलब ये सब चीजें नहीं पूछ जाएंगे एग्जाम में बेसिकली, बट ये सिर्फ ऊपर ऊपर है ताकि थोड़ा आगे चैप्टर में समझ में आए। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिक्स में सबसे पहले मैं 2 वर्ड लिखती हूँ, HCFLCM। ये जो 2 वर्ड मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, ये पूरा जो चैप्टर है 90% या 80% तो बोल सकती है, चैप्टर है इन्हीं 2 वर्ड्स के इर्द गिर्द है। तुम HCF फाइंड कर रहे हो, कोई तुम LCM फाइंड करो, किस तरीके से तुम HCF फाइंड करो, किस तरीके से तुम LCM फाइंड करो, तो
चैप्टर है ये, बेसिकली सारा चैप्टर इनके ही गिर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। अगर हम थ्योरम्स पढ़ने लग जाएंगे डायरेक्ट तो समझ नहीं आएगा कि हम थ्योरम्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम से पहले कुछ चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ। पहले मैं वर्ड लिखती हूँ, फैक्टर, गुणन, खंड, ठीक है। और दूसरा है मल्टीपल्स या फिर गुणज, ठीक है। ये दो मैंने वर्ड लिखे हैं, इनकी हेल्प से तुम समझोगे कि ये क्या है, और इनकी हेल्प से समझोगे कि ये पूरे चैप्टर में क्या है, ठीक है। मैं लिखा है फैक्टर। अगर मैं तुमसे बोलती हूँ फैक्टर और मैं तुमको एक डिजिट देती हूँ, मान लो मैंने तुम्हें दिया 8, मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक डिजिट लिखी 8 और मैंने तुमसे पूछा कि 8 के फैक्टर्स बताओ। अभी मैं बताती हूँ कि कैसे बताना है, बट अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि 8 के फैक्टर्स बताओ, तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे वो डिजिट्स बताओ जिनके टेबल में 8 आता हो। तो ऐसे कौन कौन से टेबल है? ऐसे टेबल 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 3 के टेबल 4 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ नहीं बोला है। अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि 10 के फैक्टर्स बताओ, तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसे नंबर्स बताओ जिनके टेबल में 10 आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और 10 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में आता है, ठीक है। यही है, यही टेबल्स में आता है ना। जब हम बात करते हैं फैक्टर की, जब हमसे कोई पूछा होता है फैक्टर्स क्या होते हैं या गुणनखंड, फैक्टर्स या गुणनखंड, इंग्लिश में फैक्टर, हिंदी में गुणनखंड। अगर हमसे कोई पूछा है कि गुणनखंड क्या है, तो इसका मतलब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि वो जो डिजिट है जिसके गुणनखंड पूछे गए हैं, जिसका फैक्टर्स पूछे गए हैं, वो किस किस चीज के टेबल में आता है। अगर पूछा गया है 8 के फैक्टर्स क्या है, तो यानी कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 8 जो है वो किस किस नंबर के टेबल में आता है। 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, ठीक है। 10 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। तो यही जिन जिन नंबर्स के टेबल में वो डिजिट आती है, वो नंबर्स ही उनके क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। तो इसलिए 8 8 का फैक्टर्स क्या होगा? 1, 2, 4, 8। और 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 5, 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं लोगों को फैक्टर समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स का मतलब है कि अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि इस नंबर का मुझे फैक्टर्स बताओ, तो ये बोलना चाह रहा है कि ये नंबर किस नंबर के टेबल में आता है। सिर्फ इतना बात है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ पर। फैक्टर अगर समझ में आ गया तो हम बात करेंगे एचसीएफ पर। एचसीएफ क्या कहते हैं? अगर लिखा है एचसीएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब बताने फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। अगर लिखा है कॉमन तो फिर दोनों, हम दो डिजिट की बात कर रहे हैं और लिखा हुआ है कॉमन, तो यानी कि वो दोनों में होना चाहिए। दोनों में कॉमन चीज क्या है, तो तुम पहले देख लो कि दोनों में कॉमन चीजें क्या है। हम एक करते चलते हैं। फैक्टर्स में पता चलेगा कि ये फैक्टर्स हैं दो डिजिट्स के, और कॉमन की बात करें तो हमें दोनों में क्या क्या कॉमन है। इनमें 1 कॉमन है, ठीक है, और इनमें 2 कॉमन है, ठीक है। हमने एक एक वर्ड को ब्रेक करा है, पहले फैक्टर्स निकाले, अब हमने बोला कॉमन, तो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए। लिखना है हाईएस्ट, तो देख लो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? 1 ये 2 है, हाईएस्ट है 2। तो इसका एचसीएफ इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो है 2। कैसे निकाला? पहले फैक्टर्स निकाल लिए, फैक्टर्स निकालने के बाद हम लोगों ने उनमें से कॉमन निकाला। कॉमन भी कौन सा लेना है? जो बड़ा है वो बड़ा कॉमन ले लिया, तो उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया होगा, अगर ये कुछ डाउट रहा होगा किसी चीज में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स है, तो हम इसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वैसे इतना काफी है। नेक्स्ट है मल्टीपल्स। जब हम बात करते हैं मल्टीपल्स, अगर ये बोला है कि मैं आपसे बोलती हूँ मुझे 8 के मल्टीपल्स बताओ, या 5 के मल्टीपल्स बताओ, या 10 के मल्टीपल्स बताओ। मल्टीपल्स का मतलब है, या गुणज का मतलब है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसे नंबर बताओ जो इसके इस वाले डिजिट के टेबल में आते हैं। वो नंबर्स बताओ जो इन वाले डिजिट के टेबल्स में आते हैं, या वे नंबर जिनको अगर आप डिवाइड करोगे 8 से तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, एक प्रॉपर आपको इंटीजर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके टेबल में देखो, 8 के टेबल में क्या आता है, 8, 16, डैश डैश डैश, 10, 15, 20, डैश 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 डैश, 20, 30, 40, डैश डैश। तो बेसिकली मैं आपसे, जब हमसे कोई पूछता है मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स का मतलब है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कुछ ऐसे नंबर बताओ, वे नंबर बताओ जो इनके टेबल में आते हैं। अगर कोई आपसे कोई डिजिट दे रहा है, मान लो कोई आपको 25 बोल रहा है कि 25 के मल्टीपल्स बताओ, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे नंबर्स बताओ जो 25 के टेबल में आते हैं। तो आपको मल्टीपल्स पे ये बताने की वो उसके टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। और बोलोगे टेबल सिर्फ 10 तो हो गया, ठीक है ना, आपने 8 10 तक पढ़ लिया और टेबल खत्म हो गया। तो बेसिकली उससे आगे भी उसके मल्टीपल्स होंगे, आपको वो नंबर बताने हैं कि जिनको आप डिवाइड कर दो अगर इससे, तो प्रॉपर इंटीजर आ जाए। जैसे कि मान लो आपने लिखा 88, अपनी टेबल से तो बाहर है, और आप इसको अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। प्रॉपर इंटीजर आना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर वो पूरा पूरा कट जाता है, कोई नंबर 8 से पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर 8 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल्स का मतलब यही होता है कि वो नंबर, मल्टीपल्स का मतलब होता है कि अगर मल्टीपल्स पूछ रहे हैं कि उस नंबर के वो नंबर बताओ जो इसके टेबल्स में आते हो और या इससे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको मल्टीपल समझ आ गए, इस पे हम टिक लगाते हैं, ये हो गया। एलसीएम पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स या मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट, देखो मल्टीपल्स तुमने निकाले, जैसे हम उसको ब्रेक करें वैसे हम इसको ब्रेक करेंगे। मल्टीपल्स को पता चल गया मल्टीपल्स, अगर हम निकाल रहे हैं 8 और इसके लोएस्ट कॉमन एलसीएम निकालते हैं हम लोग, 8 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो मल्टीपल्स निकाल लिए हैं, इसको रेस्ट कर देते हैं हम, क्योंकि हम सिर्फ 8 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसका और इसका निकाल रहे हैं, मल्टीपल्स हमने निकाल लिए, और आगे तक लिख देती हूँ थोड़ा, 60 डैश डैश डैश, ठीक है, मल्टीपल्स निकाल दिए, कॉमन ले लो। अब आते हैं दूसरे वर्ड पर, कॉमन। मल्टीपल कॉमन, कॉमन कौन कौन सा है इसमें, 40 और ये कॉमन है, आगे चलकर 80 भी आ जाएगा। तो कॉमन की बात करेंगे अगर हम, तो 8 और 10 के मल्टीपल्स में अगर तुम कॉमन निकालते हो तो कॉमन आ जाएंगे, 40 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, डैश 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 और भी आ जाएंगे आगे। मैं अभी बताती हूँ कि मैं आगे का और क्यों नहीं निकाल रही हूँ। अगर तुम जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे, जैसे 40 के बाद 80 आया, और आगे जाओगे 120 आ जाएगा, और भी आ जाएंगे। मैं इसके आगे इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि और ज्यादा बड़े आ जाएंगे, बट एलसीएम में क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स ये रहे, कॉमन आपने निकाले कि कौन कौन सा इसमें से कॉमन है। अब हमें लेना है सबसे छोटा वाला, लोएस्ट। लोएस्ट क्या है, 40, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 40। आपको इसमें आगे तक इंफिनिटी तक निकालने की जरूरत ही नहीं है मल्टीपल्स, क्योंकि आपको सबसे छोटा वाला लेना था, सबसे छोटा वाला तो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा इसलिए। ठीक है, तो एलसीएम बोला समझ सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे लोएस्ट वाला कौन सा है जो दोनों में होना चाहिए, सबसे छोटा वाला 40।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हम लोग HCF और LCM कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसी के साथ हम आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। अब मैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर का मेन मोटिव है HCF और LCM को फाइंड करना अलग अलग टेक्निक से, कि तुम जल्दी इस तरीके से फाइंड कर सकते हो और क्या क्या टेक्निक से इसको फाइंड करने की। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे इसको, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, और फिर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा। ये 3 टॉपिक से हम इसमें इन 3 मेथड से हम इसमें HCF और LCM निकालना सीखेंगे, और उसके बाद फिर 2 टॉपिक और रह जाएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब हर चीज सबसे पहले हम फर्स्ट वाला मेथड करते हैं। फर्स्ट वाले मेथड के लिए मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगी, यहीं पे कर सकता हूँ। जब हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए अभाज्य होता क्या है, उसके बाद ही हम अभाज्य गुणनखंड पे जाएंगे। अभाज्य मतलब प्राइम प्राइम नंबर्स एक प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। फॉर एग्जाम्पल 2 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर, एक 1 और एक 2 खुद। 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर 1 और 3 खुद। 5 एक प्राइम नंबर है, 1 और 5 क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं। 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 7 और 1 ही इसके फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा ही होगा, और दूसरा वो डिजिट खुद उसका फैक्टर होता है, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य। हम इसके मेथड से इसकी हेल्प से हम कैसे HCF और LCM निकालेंगे वो जानते हैं। तो लेट हम कोई 2 डिजिट ले लेते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मान लो हम कोई 2 डिजिट ले लेते हैं, पहले डिजिट हमने ले ली 8 लेते हैं, और हम 10 ले लेते हैं, और हम 12 ले लेते हैं। हम ये 2 डिजिट ले लेते हैं, ये 2 डिजिट लेकर ये 3 डिजिट लेंगे हमने। अब हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 8 इसका मतलब है, तो हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे तो अभाज्य डिजिट्स यूज करेंगे, जैसे कि 2 2 ठीक है ना। इसके करेंगे तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये मैथड शायद आपने बहुत बार पढ़ा हुआ भी होगा, तो इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, चिंता मत करो, मैं बताऊंगी कैसे कराना है। और 12 का मैंने निकाला है 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब कोम प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि जब आप इसके गुणनखंड यूज करोगे, गुणनखंड निकालोगे, तो उसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं आएंगी। जो आपने गुणनखंड निकाले हैं, ये इसके गुणनखंड है, ये इसके फैक्टर्स है, इनको तुम सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखोगे। फैक्टर्स और भी होंगे बट तुम लिखोगे काय के में अभाज्य अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखोगे। ठीक है, जैसे तुमने ये निकाल के लिखा, मैंने जो इसके फैक्टर्स लिखे हैं उनको मैंने अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसका निकालना है HCF और LCM कैसे निकालेंगे हम इससे। मान लो मुझे HCF निकालना है इंक्लूड का, CF, अगर मुझे इसका HCF निकालना है, पहले मैं इनको ऐसे करेंगे, इसमें 2 की पावर, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 0 लिख देते हैं, और 5 की पावर भी 0 लिख देते हैं, क्योंकि इसमें नीचे यूज हुई भी है। हम 2 3 की पावर 0, इसको हम 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 1 ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात हो जाएगी। यहाँ पे इसको हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लिख रहे हैं HCF तो हम
जो तीनों में मौजूद हो, जो नंबर तीनों में मौजूद हो उनकी सबसे ज्यादा लोएस्ट वाली पावर लिखेंगे, जो सबसे जिसकी पावर सबसे लोएस्ट है। मान लो तीनों में टू भी है, तीनों में वो नंबर तीनों में होना चाहिए। तीनों में कौन कौन सा नंबर, मान लो टू, टू तीनों में, टू की सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है, वन। तो ये लेंगे हम। बात कर रहे हैं एचसीएफ की, अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज कर रहे हैं और हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, हाईएस्ट है पर हमें पावर कौन सी वाली लेनी है, लोएस्ट वाली। ये याद रखने का तरीका है। अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं हाईएस्ट वाला निकाल रहे हैं तो हमें पावर कौन सी लेनी है, जो लोएस्ट होगी। ठीक है, लोएस्ट पावर कौन सी है, टू की लोएस्ट पावर है वन, तो हमने वन ले लिया। मल्टीप्लाई थ्री, अब थ्री भी तीनों में है, थ्री की सबसे कम पावर कहाँ पे, जीरो। फाइव ले लो, फाइव की सबसे कम पावर वाला कौन सा है, ये। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर जीरो हो जाएगा हमारा वन, और फाइव की पावर जीरो भी हो जाएगा वन, तो आंसर आ जाएगा टू। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा टू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं एक बार और बता देती हूँ, अगर मैंने बोला कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हम इसके फैक्टर्स को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करेंगे, जैसे कि टू, थ्री, फाइव, ये जो नंबर हमने यहाँ पे यूज करेंगे सारे सारे अभाज्य हैं, और ऐसे करके हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। फिर जब हम निकालेंगे एचसीएफ, वो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो हम ऐसे नंबर ऐसे फैक्टर्स लेंगे जो तीनों में कॉमन होंगे, और तीनों में कॉमन होने के साथ साथ उनकी पावर, तीनों में जिनकी पावर सबसे कम होगी वो वाली पावर हम ले लेंगे। जैसे तीनों में है, मान लो टू है, टू तीनों में था पर टू की सबसे कम पावर कहाँ पे है, वो वाली पावर को हम ले लेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही बात करना है हमें। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा टू। अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम देखो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई, हाईएस्ट लिखा है तो लोएस्ट वाली पावर ले लो, और लोएस्ट लिखा है तो हाईएस्ट वाली पावर ले लो। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना है और तुम्हें लोएस्ट लिखा है तो तुम तीनों में देखो, देखो कॉमन तो आने वाली चीज तो तुम्हें लेनी ही है, जो कॉमन है वो तुमको लेनी ही है, तुमको लेनी ही वो चीज है जो कॉमन है, क्योंकि कॉमन तो दोनों में है। ठीक है, मल्टीपल्स है इसके, कॉमन लेने हैं, तीनों में देखो क्या कॉमन है, टू कॉमन है, टू की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, टू की पावर थ्री यहाँ पे, तो हम टू की पावर लेंगे थ्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मल्टीपल में थ्री है, थ्री तीनों में, थ्री के सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पर, थ्री की पावर वन, तो ये ले। अब लिखो फाइव, फाइव की हाईएस्ट पावर, फाइव तीनों में, फाइव की हाईएस्ट पावर कहाँ पे, फाइव की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर, तो ये ले लिख लो। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 120। ठीक है, 120। तो हमने समझ लिया है पूरा मेथड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे करके फैक्टर्स निकालो, एलसीएम लेना है तुमको तो हाईएस्ट वाली पावर ले लो, एचसीएफ लेना है तुमको तो लोएस्ट वाली पावर ले लो, और फिर एचसीएफ एलसीएम निकाल दो, सिंपल। ये मेथड यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, सिर्फ इतना इतना ही बेसिक ऐसे बता रही हूँ मैं तुमको, अभी पीवाईक्यूज भी कराएंगे हम आगे चल के, जिससे तुमको और क्लियर हो जाएगा कि इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट मेथड हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट मेथड कंप्लीट है। अब दूसरे में जाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इससे पहले हम इसकी हेल्प से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, उससे बेहतर है हम पहले ये जाने कि ये प्रमेय, ये प्रमेय है क्या। ठीक है, नंबर टू मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। ये प्रमेय का है, ये तुमने पहले ही पढ़ी होगी शायद। जब मान लो हम दो क्वेश्चन डिवाइड का कर रहे हैं, कुछ नंबर यहाँ पर होगा जो तुम डिवाइड करते हो। ठीक है, जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं भाज्य, जिससे तुम डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं भाजक। डिवाइड करके जो तुम्हारा यहाँ पर आता है इसको हम बोलते हैं भागफल। जैसे कि मान लो तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, कुछ कुछ तुमने सॉल्व करी, कैलकुलेशन करी तुमने यहाँ पर, और यहाँ पर जो तुम्हारा बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो बेसिकली ये नंबर कब आता है, जब तुम इसको
इससे डिवाइड करते हो तो ये नंबर आता है भागफल। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा में होता है तो यहीं पर है तो वो शेषफल में बच जाता है। तो बेसिकली ये वाली जो प्रमेय है वो ये बोलती है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेष पे देता हूँ, ये एक्स्ट्रा की चीज जो है मैं उसको एरेज कर देती हूँ। एक सेकेंड, इसे समझाने के लिए था। ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये है। अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिखा हुआ है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आपकी बुक में भी लिखा होगा, तो इसको उन्होंने ए माना है, इसको उन्होंने बी माना है, इसको क्यू और प्लस जो शेष रह गया उसको उन्होंने आर माना है। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरम ये है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये वो डिजिट है जिसको तुम डिवाइड करते हो, ये वो डिजिट है जिससे तुम डिवाइड करते हो, ये वो है जो डिवाइड करके आंसर आता है, और ये वो है जो एक्स्ट्रा में रह जाता है डिवाइड करने के बाद। अगर कोई चीज पूरी पूरी नहीं कट रही है, अगर तुम पूरी पूरी काट ले तो आंसर पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, पर अगर तुम्हें आंसर पॉइंटों में नहीं लाना है तो कुछ शेषफल रह जाएगा, ये वो शेषफल है। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रमेय है ये सिर्फ इतना ही बताती है। ठीक है, इस पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। तो मान लो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे मान लो उन्होंने तुम्हें ए की वैल्यू दिया और उन्होंने तुम्हें बी की वैल्यू दिया, और उन्होंने बोला है कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में व्यक्त करो। तो तुम कैसे व्यक्त करोगे? पहले इसको ऐसे करके सॉल्व कर लो। वन वन वन, मैंने बोला ए क्या है? भाज्य, जिसको तुम डिवाइड करते हो, तो ए को मार्क करो जहाँ डिवाइड करते हो। बी क्या है? जिससे तुम डिवाइड करोगे, तो तुम इससे डिवाइड करो। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको तुम सॉल्व करोगे तो 8 जा 1 इक्वल्स में बच जाएगा 7। ठीक है, इसको सॉल्व करने बाद अब तुम्हें ये भी मिल गया, ये तुम्हें ये भी मिल गया, तुम्हें ये भी मिल गया, तुम्हें ये भी मिल गया, और तुम्हें ये भी मिल गया। तो तुम इसको व्यक्त कर सकते हो आराम से। अगर मान लो मैं यहाँ से इसको इरेज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूं, तो देखो इसकी वैल्यू क्या है? 11 11। इसकी वैल्यू क्या है? 13। इसकी वैल्यू क्या है? 8। और प्लस में क्या है? 7। व्यक्त हो गया। बस यही इतना ही करना था तुमको इस प्रेमे में। इसका मेन रोल है जब हम प्रेमे के बेस पर एचसीएफ निकालेंगे, जो कि हम अब पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके इसके बेस थ्योरम के बेस पर एचसीएफ निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ तुम्हें इस प्रेमे के बेस पर कैसे होगा। मान लो कोई तुम्हें डिजिट दी हुई है 135 225। जो तुम्हारी बड़ी है उसको तुम डिवाइड कर लो, जो तुम्हारी छोटी है उससे तुम डिवाइड करना स्टार्ट करो। इस प्रेमे के बेस पर, यूक्लिड विभाजन प्रेमे के बेस पर एचसीएफ कैसे निकलेगा, कैसे आएगा एचसीएफ, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, जो बड़ी डिजिट है उसको यहाँ रखो, जो छोटी डिजिट है उससे डिवाइड करो। एक बार ही जाएगा 135 आ गया, बचेगा कितना? 0 बचा, इधर से कैरी इधर ले गया, 12 हो गया, 12 और 90 आ गया। अब जो तुम्हारा नीचे शेषफल बचा है, अभी नीचे तुम्हारा शेषफल बचा है, उससे तुम डिवाइड करो अपने इस भाजक को 130। देखो ध्यान रखना, सबसे अगर तुम्हें 2 डिजिट दी गई है और तुम्हें इन 2 डिजिट को बोला है कि इन दोनों का एचसीएफ निकालो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, तो तुम लोगों को पहले सबसे बड़ी डिजिट, जो दोनों दोनों में से जो बड़ी डिजिट है उसको डिवाइड करना है छोटी डिजिट से। डिवाइड करोगे पूरी पूरी नहीं कटेगी, अगर पूरी पूरी कट जाती है तो यही एचसीएफ हो जाएगा, और अगर पूरी पूरी नहीं कटती है तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा, यानी शेषफल बचेगा। जो शेष बच रहा है उससे तुम डिवाइड कर दो भाजक को। स्टार्टिंग में तुमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट करा था। ठीक है, अब ये से एक बार ही चला जाएगा। 95 बचेगा, इधर से कैरी ले लिया तो इधर हो गया 4 बच गया 45। ठीक है,
अब फिर वही प्रोसेस, ये प्रोसेस तुमको तब तक करना है जब तक ये पूरा का पूरा ना कट जाए, यानी कि तुम्हारे पास रिमाइंडर में यानी कि शेषफल जो है तुम्हारा वो जीरो ना बच जाए, तब तक तुमको ये प्रोसेस करते रहना करते रहना करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे शेषफल, अब यहाँ पे मेरे पास क्या था 90, ठीक है। अब इससे इसको मैं डिवाइड करूंगी तो 2 टाइम्स पूरा पूरा 2 टाइम्स पूरा पूरा ये कट गया, तो यानी कि हमारा एचसीएफ ये है। जब तुम्हारा शेषफल 0 आ जाता है उस टाइम तुम्हारा जो भाजक होगा वही तुम्हारा एचसीएफ कहलाएगा। तो इन दोनों डिजिट का जो एचसीएफ है वो क्या है 45, ठीक है। इस प्रेमय के बेस पर इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन करना है और तुमको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते चले जाना है जब तक कि यहाँ पर जो तुम्हारा शेषफल है वो 0 ना आ जाए। अगर तुम्हारा शेषफल स्टार्टिंग में ही 0 आ जाएगा तो फिर तुम उसी को जिससे तुमने जब जो छोटी दी थी वही तुम्हारी एचसीएफ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर। इस बार थर्ड टॉपिक पर आते हैं हम। फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, थर्ड टॉपिक पर आते हैं जो कि इजी सा टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक यही है, ठीक है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुमने फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अब हम थर्ड टॉपिक बढ़ते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अगर एक ही फॉर्मूला है इसमें, अगर तुम ये फॉर्मूला समझ जाते हो तो फिर तुम्हें इससे क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे। फॉर्मूला है पहली संख्या, तो नीचे लिखते हैं साइड एक सेकंड, क्योंकि ये सिर्फ यही वाला बचा है तो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं इसको। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये तुम्हारी थ्योरम है, ठीक है। यही फॉर्मूला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यही है, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है वो बता देती हूँ मैं। जैसे जो अभी मैं डिजिट्स ली थी 135 ली थी और शायद 2 ये ली थी, ठीक है, 225 और ये। अब इन दोनों का ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, या तुम इसको पहली संख्या मान लो इसको दूसरी संख्या मान लो, इनमें से कोई सी एक को भी तुम पहली संख्या मान लो, कोई सी को भी दूसरी संख्या मान सकते हो, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम बराबर, इन मान लो इसका एचसीएफ क्या, इसका एचसीएफ आया था, मान लो एचसीएफ आता है एल, एक्स और एलसीएम आता है इसका वाला। तो उनका कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की जो मल्टीप्लाई होगी वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगी, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड है जिससे तुम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोगों को तीनों चीजें दी हुई है मैक्सिमम टाइम पर ऐसा ही होगा कि तुम ऐसे ही निकालोगे, तुमसे इजी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ दो इस फॉर्मूले के बेस पे मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ तुमको। जैसे कि मान लो तुम लोगों को दिया हुआ है 252 594, एचसीएफ दिया है तुमको, दोनों का एचसीएफ में दे रखा है 18, ये एचसीएफ। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे कि इस पूरे फॉर्मूले में तुम्हें 3 चीजें दी हुई होंगी, ठीक है। इसमें तुमको 3 चीजें दी हुई होंगी, चौथी चीज वो पूछ लेगा, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा या फिर ऐसा आ सकता है कि तुमको दोनों रिजल्ट दे दी है। अब तुमको दोनों रिजल्ट उन्होंने दे दी है, ठीक है, उन्होंने तुमको दोनों रिजल्ट दे दिए तो फिर वो तुम पर डिपेंड। अगर उन्होंने नहीं बोला है अंकगणित की अवधारणा के हिसाब से बताओ, तो फिर तुमको इन दो संख्या से एचसीएफ या एलसीएम में से कोई सी एक चीज दूसरे मेथड से निकाल लो, बाकी में ये वाला दूसरी चीज निकालने वाला मेथड लगा सकते हो, ठीक है। इससे निकाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वाले प्रमेय के हिसाब से। दो डिजिट्स दी गई है यानी कि दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, मैं इसको मान लो पहली मान लो, इसको दूसरी मान लेती हूँ, एचसीएफ ये रहा। अब मुझे निकालना है एलसीएम। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है और मुझे निकालना है एलसीएम तो मैं एचसीएफ को इधर ले आती हूँ इसके अपॉइंट में, ठीक है। तो पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या
अपॉन में आएगा HCF और इक्वल्स टू आ जाएगा LCM। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं। पहली संख्या क्या है हमारी 252 मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या क्या है हमारी 594 अपॉन में आ जाएगा 18 इक्वल्स टू आ जाएगा LCM। 18 से ही कट जाएगा 14 बार। ठीक है, 18 से कटा 14 बार, 14 मल्टीप्लाई 549 इक्वल्स टू LCM। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो याद, ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है, जितने मैंने मेथड्स बताए हैं, जो मैंने अभी तक स्टार्टिंग से बताया उतना याद रखना। इनसे क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं पे एक ना एक तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे इस चैप्टर से इतना ज्यादा तो नहीं आएगा, 5-6 नंबर का आएगा सिर्फ इस चैप्टर से। तुमको इस प्रेयर से मिल सकता है क्वेश्चन या इससे मिल सकता है। एक दो मेथड और है, एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो मेथड हम देखते हैं। तो इसमें इसके बाद दो मेथड और रह गए हैं। उम्मीद करती हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। ये जो पूरा ये वाला ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हुआ तो ये जो लास्ट टॉपिक है सिर्फ इस फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरा। तुमको 3 चीजें दी होंगी, एक चीज निकलवा लेगा कि दो डिजिट्स तुम्हें HCF LCM दे सकता है, एक डिजिट दे देगा और बोलेगा कि ये वाले डिजिट निकाल दो। इस फॉर्मूले ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन PYQ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें लगवाऊंगी भी अगली वीडियो में। अभी 2 टॉपिक रह गए हैं। एक तो प्रूफ करने वाला है, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में रेशनल नंबर बताया था, उसमें तुम्हें प्रूफ करना है कि इसमें तुम्हें तो प्रूफ करना होगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, उसके साथ कुछ जोड़ देंगे, ये इरेशनल नंबर है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो और एक टॉपिक और रह गया है, दशमलव प्रसार वाला, एंड का टॉपिक है वो। ये 2 टॉपिक के बाद तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले 10-15 मिनट की वीडियो में एक 10-15 मिनट की वीडियो और दूंगी, वो अलग कराऊंगी मैं इससे, क्योंकि थोड़ा HCF LCM से थोड़ा बाहर है, इसलिए मैं उसको अलग से कराऊंगी। एक ही क्वेश्चन से वो सब तुम्हें इसको समझ में आ जाएगा, या फिर मैं जो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लाऊंगी उसमें मैं ये तुमको करा दूंगी, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तुमको मिलेगा, तो उस वीडियो में मैं ये तुमको बता दूंगी ये, या फिर दशमलव प्रसार की एक अलग से वीडियो लाएंगे। थैंक यू। तो अभी तुम लोग जितना मैंने पढ़ा दिया वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आएगी, या फिर इन दोनों के लिए मैं अलग टॉपिक पढ़ा दूंगी। तो उम्मीद है जितना मैंने कराया तुम उतना अच्छे से करोगे और आगे भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे, तो तुम्हारा इस महीने में शायद सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन भी मैं करा दूंगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी सारे लग जाएंगे। तो चिंता मत करो और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, और डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। थैंक यू।